तो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेक्चर नंबर 14। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में दो ही चीज तो पढ़ रहे हैं, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। वो पूरा चैप्टर इज ऑल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक बॉडी का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन का राउंड गोल 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 घूमना, उसी पर टॉर्क, उसी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी पर एंगुलर मोमेंटम, है ना, और रोटेशनल एनालॉग। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड बॉडी गोल 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 घूमता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी था एंगुलर मोमेंटम। किससे डिनोट करते थे? एल से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तो बाद में हम लोग सीखे पिछला 3 दिनों से कि कोई भी गोल घूमता हो बॉडी का इनर्शिया का काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का हम लोग ट्राई करेंगे। वैसे जो लोग रोटेशनल एनालॉग लगातार बार बार प्रैक्टिस किए हैं उनको कोई चीज डिराइव करने का जरूरत नहीं, सीधा भी लिख सकते हो, है ना। जैसे कि ये पहले भी बताया हूं, लीनियर मोमेंटम बराबर 9th और 11th में पढ़े मास इनटू, तो गोल घूमने वाला इसका मोमेंटम का काम, मास का काम, वेलोसिटी का काम, हो गया, प्रूफिंग खत्म। एल बराबर आई ओमेगा। जो लोग को रोटेशनल एनालॉग याद है उन लोग को इतना डायग्राम बनाना है, M1 होता है, R1 होता है, उसको कोई जरूरत नहीं है। जो आउट एंड आउट मेंस एडवांस नीट का तैयारी कर रहे हैं उन लोग को ऐसा डायग्राम बनाकर के एक एक चीज समेशन करके इंटीग्रेशन करके प्रूफिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। रोटेशनल एनालॉग याद है, बात खत्म, ठीक है। बाकी ये एक ऑब्जेक्ट है, गोल 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 घूम रहा है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक रिजिड बॉडी है। एक रिजिड बॉडी के अंदर जो लोग रेगुलर क्लास करें मालूम होगा बहुत सारा बॉडीज का मिक्सचर है। कोई कोई 3 बॉडी लिए हैं, जैसे एक ये है M1, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1। ये M3 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन R3। ये M2 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज R2। तो लीनियर मोमेंटम अगर निकालते हैं पहले वाले बॉडी का, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो दिस इज M1 V1, M1 V1, हाँ, लीनियर मोमेंटम पहले वाले बॉडी का, आ रहा है समझ। और वेलोसिटी का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़े, V बराबर R ओमेगा होता है। तो ये R1 है और ओमेगा, पूरा बॉडी का अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड इसके अंदर जितना पार्टिकल है वो भी जब गोल 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 घूमेगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, ठीक है। ये हो गया लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़े थे, ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लीनियर मोमेंटम इज ये वाला आया M1 R1 ओमेगा, दिस लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, R1 ही आ गया। तो देयरफॉर L1 जो है पहले बॉडी का, दिस इज M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल का L2 इज इक्वल टू M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा, L3 का M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा, डॉट डॉट डॉट। NH पार्टिकल का M4 Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम है, इसको अगर जोड़ देते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम बराबर कितना आ जाएगा? दिस इज, इसमें कॉमन कौन है? ओमेगा कॉमन है बस। और अंदर क्या क्या बच रहा है? M1 प्लस, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन्हें मालूम है, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, दिस इज समेशन ऑफ I बराबर 1 से n Mi Ri का स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L बराबर हो गया I ओमेगा। तो दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। जिन लोगों को रोटेशनल एनालॉग याद है उन लोग जान रहे हैं लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बहुत सारा चीज जान रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड कोई भी बॉडी गोल 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 घूमेगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के फॉर्म में ये R क्रॉस P था, है ना। इसमें ढेर सारा न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, मेंस का एडवांस का नीट में इस पे क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम में। फिर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमता है तो उसका एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि NH/2π अगर हो तो बोर थ्योरी के हिसाब से केवल वही इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रिवॉल्व कर सकता है। रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं बताता है, बाकी सब चीज बताता है बट ये नहीं बताता है कि केवल वही इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π हो वो रिवॉल्व कर सकता है। यही रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं है, ये सिर्फ बोर के मॉडल में, ठीक है। बाकी एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स के हिसाब से बात करेंगे तो फॉर्मूला है इसका I ओमेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड बॉडी गोल 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 घूमे तो उसका टॉर्क
उसका एंगुलर मोमेंटम, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका एंगुलर वेलोसिटी, इन सब के बारे में पूरी ख्याल रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोग को रखना है। सिर्फ गोल घूमने वाला चैप्टर नहीं है एंगुलर रोटेशनल मैकेनिक्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड गोल घूमने वाला चैप्टर है रोटेशनल मैकेनिक्स। इस चैप्टर में आप जो भी पढ़े वो गोल घूमने वाले बॉडी का फॉर्मूला नहीं है, हर जगह पर नहीं लगा सकते। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड गोल 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 घूमे तब इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला लगाया है वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। चलो तो इस चैप्टर को फिनिश करें एक लास्ट टॉपिक के साथ। कहां पर होगा, मेरे से जो लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बार बार मैं बता रहा हूं, दो ही चीज पर फोकस करना है। किस चीज पर? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड गोल 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 घूमना, दूसरा इस चैप्टर को किसी भी तरह से आप लोग लीनियर मोशन के साथ जोड़िए, नहीं तो फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बाउंस करके ऊपर से चला जाता है ये, और मैग्नेटिक्स में बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन 9th क्लास का बात करो चाहे 11th क्लास का बात करो, खत्म कहां पर होता है? तो वहां पर जो लोग ईमानदारी से पढ़े उन लोगों को याद होगा ये टॉपिक था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ 9th में 11th में फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन में था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए पहले एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद कर ले, 9th का हो चाहे 11th क्लास का हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 9th में बात करो 11th में बात करो, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 5 मिनट आलू। हाँ भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही बहुत लोग भूल जा रहे हैं। देखो सिर्फ ऐसे मेंस का एडवांस का नीट का 2 क्वेश्चन, इसी स्कूल का 3 प्रूफिंग करने से बात नहीं बनेगा। फिजिक्स मुझे वाली याद रखना है, खास करके कुछ टॉप टॉपिक्स फिजिक्स का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 9th क्लास से हम लोग 11th क्लास तक पढ़े चले जा रहे हैं। कहता है फोर्स बराबर, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स बराबर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी में बताया गया कि अगर ये एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, 9th में भी पढ़े हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, कंजर्व्ड हो जाता है। तो कभी भी किसी भी आइसोलेटेड बॉडी सिस्टम मतलब जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, उसमें टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट कंजर्व रहता है। ये पहली बार शुरू किए थे पढ़ना 9th क्लास में, उसी में पढ़ाया गया था कि बुलेट से जब राइफल से गोली आगे की तरफ जाता है तो झटका पीछे की तरफ मारता है। जो लोग ईमानदारी से पढ़े 9th क्लास में उन लोगों को मालूम होगा ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन है। टोटल मोमेंटम कंजर्व, तो जिस मोमेंटम से आगे की तरफ बुलेट गया उतना ही मोमेंटम का झटका राइफल से पीछे की तरफ लगेगा। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का था ही नहीं है, 9th में भी बताया गया था। ये एक अलग बात है कि 9th क्लास में जो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफिंग बताया गया था वो प्रूफिंग थर्ड लॉ पर बेस्ड होता है। तो इसका मतलब ऐसा आपको लग सकता है कि वो सब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे है, बट वो सारा का सारा टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में था। 9th में वो हॉकी स्टिक वाला क्वेश्चन भी पढ़े थे आपके एनसीईआरटी में, डायग्राम भी बनाया हुआ था, 2 लड़का खेल रहा है हॉकी, इंडिया पाकिस्तान वाला आया, दोनों साथ में कोलाइड कर गया, कोलाइड करने के बाद कहीं चला गया, तो कहां चला गया? तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल होता है। और वो स्केटबोर्ड वाला पढ़े थे 9th क्लास में, लड़की आई दौड़ते हुए एक स्केटबोर्ड पे कूद गई, फिर लड़की और स्केटबोर्ड दोनों का फाइनल स्पीड सेम हो गया, कितना हो गया? तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज पड़ता था। 9th में भी पढ़े थे, फिर 11th में पढ़े, फिर कोलिजन चैप्टर आया, कोलिजन चैप्टर में इसके बारे में फिर पढ़ाया गया आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। कोलिजन बहुत सारे टाइप का सिखाया गया, बट सारे कोलिजन में एक कांस्टेंट था कि मोमेंटम तो किसी भी कीमत पे सब तरफ से कांस्टेंट ही कंजर्व ही रहता था। उसी को हम लोग कहते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोल रहे थे बट अब 11th क्लास में मोमेंटम बोलने पर काम नहीं चलेगा, दैट वाज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स बराबर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर 0 है, ये अगर 0 है तो किस चीज का डिफरेंशिएशन करने पर 0 आता है? तो अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 है तो किसी भी कीमत पर ऐसे क्वेश्चंस में मोमेंटम का वैल्यू जो है वो कंजर्व रहता है। 11th में ऐसे प्रूफिंग करवाया जाता है और 9th क्लास में इसको प्रूफिंग करने के लिए कोलिजन का सहारा लिया जाता है। कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगा करके उसको में प्रूफिंग किया जाता है M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। क्योंकि हमें 9th क्लास में डिफरेंशिएशन का पता नहीं था, इस वजह से कोलिजन को सेट करके प्रूफिंग करते थे कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। बट 11th में तो हमें मालूम है कि फोर्स बराबर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ये फोर्स 0 मतलब मोमेंटम कांस्टेंट कंजर्व। ये चीज बहुत फेमस टॉपिक है फिजिक्स का, एक क्वेश्चन नहीं है मेंस का एडवांस का नीट का कि काम चल गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का।
ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम का वैल्यू कंजर्व कांस्टेंट रह जाएगा, वैसे ही कोई सी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड अगर एक बॉडी गोल 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 घूम रहा है और उस पे बाहर से तुम क्या एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाओगे तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। यही टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेरी फेमस टॉपिक। और यू कैन से समरी ऑफ द होल चैप्टर विच वी आर स्टडिंग, पूरा सेंटर ऑफ मास से लेकर के पूरा रोटेशनल मैकेनिक्स का समरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाओगे तो गोल घूमते हुए बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन मेंस एडवांस नीट का बनते रहता है, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसमें ऐसे एज अभी जस्ट हम लोग ने कुछ दिन पहले फॉर्मूला लिखा था, टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था। टॉर्क वाज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका प्रूफिंग वगैरह भी करवाया गया है ना। दिस वाज एक्सटर्नल टॉर्क। यही बात है कि अगर ये एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है, अगर ये जीरो है तो किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आता है, तो इस केस में, ऐसे केस में एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट कंजर्व रह जाएगा। जो लोग इंटेलिजेंट है पढ़ने में, मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 से बनता था। इधर आप लोग देखे एल का फॉर्मूला तो आई ओमेगा होता है, जस्ट अभी डिराइव किए हैं। तो इसमें ऐसे ही i1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू, अगर दो बॉडी का अगर है तो i2 ओमेगा 2 या जैसा भी हो वो हम लोग लगाएंगे। बोलने का मतलब यह है कि इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क एक्टिंग, जैसे तुम लोग पढ़ने की एक्टिंग करते हो वैसे एक्टिंग ऑन अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग क्या रोटेशनल मोशन, कहा अबाउट, बोलोगे नहीं तो अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन इट्स क्या एंगुलर momentum remains conserved। ठीक है, वेरी फेमस टॉपिक एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। गोल बॉडी गोल 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 घूम रहा है, उसमें यदि तुम एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क नहीं दोगे तो वो गोल 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 ही घूमता रह जाएगा। मतलब उसका क्या रह जाएगा, फिक्स, उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह जाएगा। तुमको रोकना है तो तुम लगाओ उसमें, तुम नहीं लगा रहे हो फोर्स नहीं, टॉर्क, तो वो रुकेगा नहीं। और तेजी से घुमाना है तो घूमेगा नहीं। सब केस में तुमको बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह जाएगा। सेम चीज सीधा जाने वाले में फोर्स और लीनियर मोमेंटम के साथ है, गोल घूमते जाने के साथ यही खेल टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के साथ है। ठीक है, बहुत फेमस टॉपिक है फिजिक्स का, ये आपको ठीक से मालूम होना चाहिए। लिखो, हाँ थोड़ा लैंग्वेज समझ लेना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज गलत हो गया। इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग रोटेशनल मैकेनिक्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना होना चाहिए, इज अगर जीरो हो तब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसको आप लीनियर मोशन के साथ मिला सकते हैं। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क जीरो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। ठीक है, अब देखो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो दिखता है कोलिजन के समय ही एक्चुअली में, बाकी कहां ही तुम्हें यूज है। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर पहली बार तुम्हें 9th क्लास में कोलिजन में पढ़ाया गया था तो इसका कारण ही यही है कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन तुमको कोलिजन ही में नजर ही आता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कहां दिखता है, कहां कुछ होता है, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वो देखे होंगे आइस पर स्केटिंग या फिर वो कुछ लोग परफॉर्म करते हैं या फिर गेम भी होता है उस पर, उसमें आप लोग देखे होंगे। आइस हॉकी नहीं, वो डांस वगैरह करने वाला आइस के ऊपर जो रोटेट करके स्केट पर डांस करने वाला, उसमें आप लोग देखे होंगे, कभी फील किए होंगे या फिर कभी टीवी पर देखे होंगे। उसमें देखे होंगे जैसे जैसे नजदीक जाता है ऐसे डांस करते 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 ऑडियंस के पास तो अपना हाथ को जो है वो दूर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे दूर, और जब तेजी से गोल 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 घूमना होता है उन लोगों को आइस पर, तो लोग अपना बॉडी को इस तरह से क्लोज कर लेता है। क्लोज करने पर तेजी से गोल 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 घूमता है और ऐसे हाथ को जब ऐसे खोल लेगा
तो वो गोल नहीं घूम करके धीरे 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 आइस के ऊपर स्केटिंग फ्लोटिंग कर, देखे होगा भाई, कभी देखे होगे शायद, है ना। तो उसमें कौन सा कंसेप्ट का इस्तेमाल है, तो जैसे कोई डांसर इस तरह से या फिर स्केटर परफॉर्म कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी ही हुआ, बॉडी के अराउंड ही रोटेट करने की बात हो रही है ना। तो जब वो गोल 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 घूम रहा है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका बॉडी ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, गोल 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 घूम रहा है, तो उसके पास क्या है, उसके पास हर गोल घूमते हुए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, ये होता है आई ओमेगा, आज ही किए हो डिराइव। ठीक है, तो चलो, जब जैसे ही अपना बॉडी को जैसे छोटा करती है इस तरह से, ठीक है, छोटा करने पर क्या होगा, उसका आई का वैल्यू देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम इंटू के का स्क्वायर, के इज रेडियस ऑफ जाइरेशन, है ना। तो ऐसे अगर वो रोटेट कर रही थी और ऐसे बॉडी को अगर ऐसे छोटा कर ली तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू कम हो गया। मास तो ठीक ही है, मास थोड़ी कम हो गया ऐसे करने पर, तो मास तो फिक्स रह गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, एम इंटू के का स्क्वायर, के कम हो जाने से आई का वैल्यू क्या हो गया, हो गया कम। अब देखो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क नहीं लगने की वजह से, तो बाहर से तो नहीं लगाई वो, बस अपना बॉडी को समेटने की बात हुई है ना। तो ये आई का वैल्यू क्या हो गया, लेकिन टोटल एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना है, तो ये अगर कम है टोटल बराबर करना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और ये कौन सा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी गोल घूमते समय, तो जैसे ही बॉडी को नजदीक करेगी तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब बॉडी का अराउंड उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिना कुछ किए हुए, खुद करने का जरूरत नहीं, खुद ही हो जाएगा। ये समझ में आया, बाउंस कर गया क्या, जैसे वो परफॉर्म कर रही है या कर रहा है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाथ खोल के परफॉर्मेंस हो रहा है, जैसे ही हाथ नजदीक करेगी इस तरह से खुद ही उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का अराउंड एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, तो हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज यूजिंग, उसको मालूम भी शायद ना हो कि सी और ही इज यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लग रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। कुछ समझ में बाउंस कर गया, ठीक है। वो आप लोग स्विमिंग वगैरह किए होंगे या फिर गेम वगैरह में ओलंपिक्स वगैरह में देखे होंगे या खुद भी करते होंगे, जैसे हाई बोर्ड पर जाता है वहां से जब नीचे की तरफ कूदता है पानी में तो समर सॉल्ट करता है गोल 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 घूम करके, है ना। ओलंपिक्स में गेम है, उसमें गिना जाता है कौन कितना समर सॉल्ट मार लिया, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे ही कूदा उसके बाद बॉडी को गोल कर लेता है अपना, गोल करने पर क्या कम हो जा रहा है, सब लोग बोलो बैठे रहने के लिए कौन बोल, रेडियस ऑफ डायरेक्शन कम हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा बढ़ने का मतलब उसका गोल 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 घूमने का स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही उसको पानी में गिरना है तो वो इतना तेज एंगुलर वेलोसिटी से अगर गिरा जमीन पानी पर तो एक्सीडेंट हो जाएगा पानी में भी। तो गिरते समय अगर आप लोग देखे होंगे या फिर किए होंगे, फिर बॉडी खोलना पड़ता है, खोलने पर क्या होगा, जैसे ही खोला फिर रेडियस ऑफ डायरेक्शन बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी से नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से उसका एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो कम स्पीड पर पानी में गिरना जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट है। ही और सी उसको मालूम हो तो अलग बात, लेकिन नहीं भी मालूम है तो ही और सी इज यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है डे टू डे लाइफ में भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल जनरली हम लोग समझाते समय भी सिर्फ कोलिजन ही के शेप में लाते हैं, और ये मेरे बोलने से नहीं होगा। 9th में आप लोग पहली बार पढ़े थे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन में पढ़े हो। 11th में भी आपका एक टॉपिक ही था मोमेंटम नहीं कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन, उसी में ये वर्ड आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम वर्ड जनरली कोलिजन वाले टॉपिक पर ही दिखता है। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हर उस केस में लगता है जब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड स्पीड चेंज करना, बॉडी को खोलना, बॉडी को क्लोजिंग करने में हर जगह पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। कुछ समझ में आ रहा है, एक बाउंस कर रहा है, ठीक है। बिल्ली जब एक छत से दूसरे छत पे कूदती है, अभी देखे हो तो हाँ, तो क्या देखो, जैसे एक छत से दूसरे छत पर जब कूदती है ना, तो क्या करना रहता है, वो अपना बॉडी को खोल लेती है ना। कूदते समय पहले थोड़ा गोल घूमती है और फिर अपने बॉडी को फिर कूदते समय खोल लेती है। यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। खोल लेने पर क्या होगा उसका, पहले एक बार जैसे गोल घूमी थोड़ा सा तो उसमें कॉन्सेप्ट आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन का अराउंड गोल घूमने का। उसके बाद वो अपना हाथ पैर खोल ली, पूंछ के मदद से हाथ पैर खुल जाता है। खुलने की वजह से क्या ज्यादा हो जाएगा, फिर
रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से उसका एंगुलर वेलोसिटी कम, तो जब वो गिरेगी दूसरे छत पर तो उसका एंगुलर वेलोसिटी काफी कम रहेगा, काफी कम वेलोसिटी से नीचे की तरफ कूदेगी। हमारा बिल्ली को भी मालूम है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये फिजिक्स का ऐसा टॉपिक है जो बिल्ली भी जानती है, तो आप लोग को भी जानना ही था, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्ली लोग भी ये कॉन्सेप्ट को जानता है, तो आप लोग को भी मालूम होना चाहिए। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेरी फेमस टॉपिक है। थ्योरी और एप्लीकेशन तो बातचीत करने के लिए ठीक है, सबको मालूम है मेंस में, एडवांस में, नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है और कंफर्म आने वाला है। और कोई भी पेपर आप खोज ले, प्रीवियस ईयर का मेंस का खोजो या एडवांस का खोजो, नीट का खोजो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन भी कंफर्म मिलेगा, चाहे किसी भी चैप्टर से मिल जाए घूम फिर के। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का न्यूमेरिकल भी कंफर्म दिखने वाला है आपको, जो भी परीक्षा तुम जानते हो। एंट्रेंस एग्जाम बहुत दूर का बात है, स्कूल एग्जामिनेशन में भी इस बार जो लोग स्कूलिंग में है, आप लोग देखे होंगे इस बार कोविड को लेकर जो सिलेबस कट किया गया उसमें ये टॉपिक काट दिया गया है, पता नहीं क्यों। ये इस चैप्टर का समरी था, हर साल इससे कुछ ना कुछ टॉपिक, कुछ ना कुछ प्रूफिंग, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से इस चैप्टर में कंफर्म आता है। एंट्रेंस बहुत दूर का बात है, स्कूल एग्जामिनेशन में भी ये छाया हुआ टॉपिक है, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है? एक और एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो टॉर्नेडो वगैरह, तो आप लोग साइक्लोन जो टॉर्नेडो वगैरह आता है वो शायद फील नहीं किए होंगे इंडिया में, मैनपुरा दानापुर में तो आया नहीं है, मतलब शायद आप लोग फील नहीं किए होंगे, टीवी वगैरह में देखे होंगे, है ना? उसमें देखते हो बहुत तेजी से जो भंवर बनता है, वो सिर्फ टॉर्नेडो में ही नहीं, पानी में भी अगर भंवर इस तरह से बने कभी साइक्लोन के बारे में, तो उस भंवर में बाहर के तरफ में वो जो भंवर तेजी से गोल 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 घूमता है, तो उसमें बाहर की तरफ उसका स्पीड कम होता है, अंदर की तरफ उसका स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? क्यों? ये किस कॉन्सेप्ट पे ये आता है स्कूल एग्जाम में लिखने के लिए? इस बार तो आपका टॉपिक ही नहीं आ रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नहीं तो ये स्कूल एग्जाम का भी फेमस टॉपिक था। खुद से बताओ क्या होगा जब गोल 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 घूम रहा है, तो बाहर की तरफ में क्या ज्यादा है? रेडियस ज्यादा होने की वजह से क्या ज्यादा होगा? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से कम, और जैसे ही अंदर की तरफ भंवर जैसे जैसे एकदम अंदर की तरफ आ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से वहां पर एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा, तो बाहर का चीज भी खींच करके अंदर लेके चला आता है। अंदर स्पीड तो ज्यादा होता ही है, ऊपर से बाहर का चीज खींच करके वो अंदर की तरफ लेकर के चलाएगा। समझ में आ रहा है? कैसे अंदर की तरफ कैसे आ जाएगा वो भी कुछ बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी से। चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये अभी कुछ लोग उस दिन पूछ रहे थे, ये आगे हम लोगों को पढ़ना ही है, पर थोड़ा सा 8 टाइम पे भी पढ़े होंगे। अभी हम लोग कहां पर है? बाहर की तरफ स्पीड जो है वो, अंदर की तरफ स्पीड, कौन सा एनर्जी ज्यादा हो गया? अंदर की तरफ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया, मतलब कोई एक एनर्जी ज्यादा हो गया, ठीक है? फिर एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में आता है, बायोलॉजी में आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तुम भाग नहीं सकते कि हमें आता नहीं, ये सब जगह यूज है इस टाइप चीज का, है ना? तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो अंदर की तरफ अगर स्पीड ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, तो उसके एवज में प्रेशर के वजह से जो एनर्जी बन रहा है वो वहां पर कम हो जा रहा है। ये 9th 8th 10th 11th सब में पढ़े होंगे, अभी फिर इस चैप्टर में भी पढ़ना है, इसमें नहीं, इसके अगले चैप्टर में पढ़ना है एक्चुअली में, बट ये क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है इसलिए बताना जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? तो अंदर की तरफ क्या ज्यादा हो गया? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से वहां पर प्रेशर वाला एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा, मतलब अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है? तो और प्रेशर हम लोग 7th 8th क्लास से देख रहे हैं, फ्लूइड में प्रेशर हाई से लो के तरफ आता है, तो बाहर से कोई भी चीज प्रेशर के मदद से वो अंदर की तरफ खींच करके लेके आ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देयर आर फ्यू टॉपिक्स इन फिजिक्स जिसको आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि इसका 2 क्वेश्चन बनाना है मेंस में, 1 बनाना है नीट में। कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक ऐसा है जो हमारे डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड है, वो तुमको सीखना ही पड़ेगा। न्यूटन, बिल्कुल न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन में आप ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं पढ़े, ट्यूशन नहीं आए, ये नहीं चलता है। आप नहीं बोल सकते हमको न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नहीं आता है, हमारा एनएलएम पढ़ा हुआ नहीं, ये नहीं चलेगा, है ना? उस दिन वेट टेंशन वाला कर रहे थे, वेट नीचे, टेंशन ऊपर, फोर्स, ये कैसे बोल सकते कि नहीं पढ़े, नहीं आता है? ये तो दिखता है डे टू डे लाइफ में, है ना? तो कुछ चीजें ध्यान से पढ़ो, कुछ इसमें एप्लीकेशन क्वेश्चंस में सिर्फ क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आंसर एक्सप्लेन कर दिया हूं, आंसर नहीं लिखवा रहा हूं। समझ आ रहा है बच्चों? अब कितना ही लिखोगे ट्यूशन में एप्लीकेशन क्वेश्चंस, कुछ ऐसे ही एप्लीकेशन क्वेश्चन लिख लो, स्कूल एग्जाम में आएगा तो आंसर अपने से समझ करके लिख लेना। अच्छा हाँ, जो काम का बात है वो तो किए ही नहीं हम लोग, इतना एक्सटर्नल बात की, काम का बात नहीं किए।
केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को तो डिस्कशन ही करना भूल गए। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे आओ। केपलर का लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो लोग पढ़े हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, केपलर का लॉ 9th में पढ़े, 11th में पढ़े। 11th में तो बड़ा चाप करके उस टॉपिक को पढ़ना था। उसमें हमारा सेकंड वाला लॉ याद आ रहा है। सेकंड वाला लॉ कहता है कि जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो उसके एरियल वेलोसिटी, उस चैप्टर में ऐसे ही तुमको सिखाया गया। ये तो पढ़ने के ऊपर है कैसे टीचर तुमको सिखाया। उस चैप्टर में मैं कुछ और सिखाया, अभी कुछ और सिखाऊंगा। आंसर सेम आएगा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है बट पढ़ाने का तरीका अलग है। वहां पर पढ़ा है कि एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। अभी कुछ और पढ़ाऊंगा। अभी क्या पढ़ाऊंगा, प्लैनेट के अराउंड जो रिवॉल्व है, अच्छे से देखना जो लोग अबव एवरेज पढ़ने में लोग इस बात को समझेंगे। ये सन है और सन के अराउंड ये जो मोशन है वो एलिप्टिकल होता है। केपलर लॉ में इसको सर्कुलर करके पहले काम चला लिए। ये काम चलाने का मतलब है वहां पर मेरे को सर्कुलर का काम था तो सर्कुलर से प्रूफिंग कर लिया था। जो लोग को प्रूफिंग वगैरह याद होगा एरियल वेलोसिटी में, जिन लोग को याद होगा, अब नहीं याद है तो कोई उपाय नहीं बस। तो एरियल वेलोसिटी वहां पर सिखाया था। चीटिंग इसी को बोला जाता है। चीटिंग हम लोग भी करते हैं क्लास में, करना पड़ता है सिलेबस के हिसाब से। वहां पर पढ़ाया गया था एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वहां पर पढ़ाया गया था एरिया के जगह पर वहां पर बहुत चालाकी से सर्कल का इस्तेमाल कर लिए थे। फिर इसमें पाई बाहर, और अभी जस्ट फिजिक्स में अभी मैथ के क्लास में कर भी रहे थे डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे आर स्क्वायर का 2r, फिर डी आर बाई डी टी बच जा रहा था। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2r और r को t के रिस्पेक्ट में, फिर डी आर बाई डी टी को कहते थे वेलोसिटी। तो पाई 2r v बराबर कांस्टेंट, यही पढ़ाए थे ना उसमें। वहां पर सिखाया गया था पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो r इंटू v का वैल्यू कांस्टेंट। अरे हाँ ना बोलो, बोल नहीं रहे। आर भी, तो आर भी कांस्टेंट का मतलब r1 v1 बराबर। तो वहां पर मैं पढ़ाया था, कुछ लोग पूछ भी रहे थे नीट में, हर बार इसी से क्वेश्चन आता है। जैसे ही प्लैनेट रिवॉल्व करते हुए सन के नजदीक आता है, ये r जैसे ही कमता है, तो ये केपलर लॉ में ऐसे सिखाया गया था। जब सन के अराउंड प्लैनेट घूमते हुए आता है तो जब नजदीक आता है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। केपलर लॉ में इसका प्रूफिंग भी इसी तरह से करवाया गया था। बट अभी कुछ और करेंगे। अभी कुछ और इसीलिए क्योंकि इसमें आपने एक जगह पर चोरी किया है। चोरी किया एरिया के जगह पर पाई आर स्क्वायर लिख दिया सर्कल मान के, और केपलर का पहला ही लॉ कहता है कि प्लैनेट रिवॉल्व करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो अब जब कुछ तो गड़बड़ हुआ, तो अब जब गड़बड़ हो रहा है तो लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है ये हो गया प्लैनेटरी मोशन सन का, और ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड लगातार गोल 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 प्लैनेट घूमता रहता है। तो उसमें जस्ट अभी आप पढ़े क्या कंजर्व हो जाता है इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। बातें मत करो, मेरा सुनो, बात करने का बहुत टाइम है लाइफ में। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ये पढ़े हो केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ऐसा, और इस चैप्टर में कुछ अलग तरीके से। ये तो ग्रेविटेशन में हुआ, रोटेशनल मैकेनिक्स के हिसाब से बात करोगे तो जैसे गोल 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 घूम रहे हैं, इसका एल का वैल्यू कांस्टेंट या कंजर्व अभी हम लोग पढ़े। एल का फॉर्मूला अभी जस्ट आप पढ़े, आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट। अब देखो आई ओमेगा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे प्लैनेट नजदीक आ रहा है, अभी 4-5 क्वेश्चन बताओ क्या कम हो जा रहा है, ये वजह से क्या कम हो जाएगा। ये फिर देखो जैसे 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 नजदीक आ रहा है आर कम या फिर रेडियस ऑफ जायरेशन कम, उससे आई का वैल्यू कम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ओमेगा का वैल्यू ज्यादा है, और ओमेगा ही है गोल घूमता हुआ बॉडी का वेलोसिटी। तो ग्रेविटेशन में ऐसे पढ़ाया गया कि जब नजदीक आएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। एक्चुअल बात है कि जब नजदीक आएगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब तुम लोग समझ लो केपलर का सेकंड लॉ में तुम या तो थोड़ा चोरी करके भी प्रूफिंग कर सकते हो, या फिर सीधा बता सकते हो कि इसमें भी केपलर का सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। आप ये भी बोल सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि केपलर का लॉ गलत हो जाएगा चैप्टर के हिसाब से। वहां पर हमें मालूम नहीं था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ऐसे ठेल दिए सर्कल के एरिया लगा करके। अभी जब मालूम है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी हम लोग ये बात बता सकते हैं कि प्लैनेट जब सन के अराउंड आता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। कौन सा स्पीड? तो 9th और 11th वाले शुरुआत में सिर्फ लीनियर वेलोसिटी पे फंसे रहते हैं, बट एक्चुअली में उसका एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। बाकी कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रह जाएगा, अपने लैंग्वेज में लिख लोगे। कौन कौन सा लिख लोगे? एक तो यही वाला लिख लोगे, है ना, जैसे जैसे नजदीक आता है तो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये कमेगा, आई कमेगा और ओमेगा बढ़ जाएगा। और कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आइस स्केटर या फिर बैले डांसर, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, क्यों, क्या, ये मैं भी समझा दिया हूं थ्योरेटिकली। थोड़ा सा कम से कम स्कूल वाले लोग लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। और टॉर्नेडो में
हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चलेगा ना? नोट्स कॉपी ऐसे है तो टॉर्नेडो में इनसाइड क्या ज्यादा होगा? काइनेटिक एनर्जी। इनसाइड में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। क्यों, क्या, किस लिए? हो जाएगा ना? ठीक है। और इस तरह का जो, और बिल्ली वाला, कैट कूद रही है वाला, कैट वाला तो ऐसे लिख लो, समझ में आ जाएगा, है ना? थोड़ा समझ लेना, अभी तो एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ। थ्योरी अपना घर पर स्कूल वाले लोग लिखते रहना। और वैसे बड़े मजे की बात है कि इस बार स्कूल वाले भी नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इस बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्कूल एग्जाम में भी नहीं आ रहा। तो इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमसे स्कूल में भी पूछा नहीं जाएगा। बट हम लोग ट्यूशन में स्कूल एग्जाम का तैयारी करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस घर पे खुद से लिखते रहना, मैं नहीं लिखवा रहा कॉपी में। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन, इस चैप्टर का नहीं, इस टॉपिक का, जो टॉपिक अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, मेजर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। यही मेंस में कई बार, नीट के एग्जाम में कई बार एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बढ़िया क्वेश्चन भी बढ़िया है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे? दिन का ड्यूरेशन बताओ इफ अर्थ सडनली, अर्थ क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ अर्थ सडनली श्रिंक कर जा रहा है 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, लेकिन उसका मास सेम हो जा रहा है, मतलब मास सेम ही है, छोटा हो जा रहा है वॉल्यूम 1/64। तो दिन का जो एक घंटा नहीं, एक दिन का जो रोटेशन 24 घंटे का होता है वो कितने घंटे का हो जाएगा, सेम रह जाएगा या कितने का हो जाएगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, ट्राई करो, शुरू करो बताना। ऑन ही है ना? ठीक, ऑन। चलो शुरू करो। किस टॉपिक का क्वेश्चन है? अर्थ क्या करता है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड अर्थ जो है वो रोटेट करता है। वो तो रोटेट तो कर ही रहा है, और अचानक से क्या कर गया है? सडनली श्रिंक का मतलब उसमें हम बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क लगा के उसको नहीं पिचकाए, हम खुद श्रिंक कर गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है? बाउंस कर रहा है, क्या क्या समझे? गोल घूम रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, तो रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बाहर से कहीं से भी हम लोग कोई अनबैलेंस टॉर्क उसमें नहीं लगाया। तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखो, सिर्फ छाप लेने में काम नहीं बनेगा। मेरे कॉपी का 10 क्वेश्चन भी ठीक से करते हो तो पूरा तैयारी हो जाएगा। तुमको नेट से और भैया का और मामा जी का क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन जो मैं बताया उतना पकड़ लो और एनसीईआरटी एचसीबी और प्रीवियस ईयर बना के रखो, काम बन जाएगा। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, अभी आप लोग किए थे, इसके वजह इससे होता है I1 इज इक्वल टू, ठीक है पहला। अब I क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका चाहिए? कैसा शेप है? स्फीयर है। ठीक है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला बोलो। 2/3 नहीं था, गलत हो गया, देख के बता दो। 2/5 हमारी स्क्वायर है। वैसे जो लोग बहुत इंटेलिजेंट है, अगर फॉर्मूला गलत भी लगा देते, मान भी लो 2/3, तो वो दोनों तरफ तो आएगा, वो कट ही जाएगा। लेकिन सही ट्यूशन पढ़ रहे हो, गलत थोड़ी फॉर्मूला लिख दोगे। 2/5 हमारे स्क्वायर है ना? तो लगाया जाए फॉर्मूला। थोड़ा कुछ तुम बोलो, कुछ मैं। हाँ, 2/5 MR नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार ऐसे एक बार श्रिंक हो गया था। रेडियस चेंज का क्वेश्चन है, तो R1 मास सेम रख सकते हो। ओमेगा का फॉर्मूला बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। ओमेगा का फॉर्मूला था 2π F का मतलब 1/T होता है, टाइम पीरियड, कैपिटल T। हाँ, हमारे स्क्वायर। ओमेगा बराबर 2πF होता है, F बराबर 1/, और वो T नहीं, टाइम पीरियड होता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। हमें टाइम पीरियड का ही जरूरत है, क्योंकि अर्थ 24 घंटे में क्या करता है? अपना एक रोटेशन पूरा करता है। तो जो 24 घंटा होता है वो कैपिटल T का ही वैल्यू होता है अर्थ का। तो हमें कैपिटल T से ही मतलब है, अगर टाइम से मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इज इक्वल टू 2/5 M सेम रह गया, क्वेश्चन में लिख रहा है क्या? 1 2 का 4 2 2 का 1, माय नेम इज लखन, ये क्या बोल 2π/T2 है ना? चलो बताओ क्या क्या हो गया? 2/5 M 2π दिस R1 की स्क्वायर ऐसे करते हैं, R1/R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज कर लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब थोड़ा 8th 9th 10th में जो मैथ्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़े हैं उसका यूज कर लेते हैं, है ना? वॉल्यूम श्रिंक कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है?
4/3πr2 का क्यूब, ये 1/64 ऑफ ओरिजिनल वाला वॉल्यूम, दिस इज 4/3πr1 का क्यूब। अरे समझ में बाउंस कर जा रहा है, 4/3π कट गया, क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स, r2 बराबर 1/4 टाइम्स ऑफ r1 और r1/r2 बराबर कितना हो गया, r1/r2 बराबर, बोलो ना, r1/r2 बराबर 4। अभी इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं, r1/r2 के जगह पर 4 का स्क्वायर। t1 पहला वाला टाइम पीरियड है अर्थ जब अपने टाइम के हिसाब से रोटेट कर रहा था, कितना देर में करता है, 24 घंटा में। t2 तुम्हें निकालना है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे, डे का ड्यूरेशन अर्थ का उतना ही होता है जितने पर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन का राउंड एक रोटेशन पूरा कर लेता है, कैपिटल टी का ही जरूरत है। तो दिस इज 16, दिस इज 24/t2, t2 बराबर 24/16, t2 बराबर 1.5 घंटा। अगर अचानक अपना मास फिक्स रखते हुए अर्थ अगर 1/64 टाइम्स श्रिंक कर जाएगा तो एक दिन का जो टाइम पीरियड है वो 24 की जगह पर 16 घंटे का, 1.5 घंटे का हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार सब तरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको लगेगा नहीं, बट दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बाकी इस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार हर साल मेंस में, एडवांस में, नीट में आया है, जितना हो सकेगा वो सब मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा। किताब का क्वेश्चन खुद से करते रहने को बहुत क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, आया हुआ क्वेश्चन मेंस एडवांस नीट का मैं अगले क्लास में करवा दूंगा, मतलब एक दिन में जितना हो जाए, नहीं तो 2 दिन लगाना पड़ेगा। बाकी अब ये चैप्टर आपका मोटा मोटी हो गया खत्म। और जो लोग स्कूल वाले लोग हैं, इस बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी काटा हुआ है, तो जो लोग स्कूलिंग का भी तैयारी कर रहे हैं उन लोग पढ़ो सब चीज, कोचिंग में हो, बट जो स्कूल में नहीं आ रहा उसका टेस्ट वाले दिन तो नहीं तैयारी करके जाओगे ना, क्यों करके जाओगे, टाइम बर्बाद होगा। तो कम से कम मार्क करके या फिर आपके पास सिलेबस होगा उससे मिलाते रहना कि स्कूल में क्या चीज नहीं आ रहा है। बाकी फेमस टॉपिक है फिजिक्स का, रोटेशनल मैकेनिक्स का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है।